अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम बाब नंबर 10 की मश्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो है गैसों के तबादला में क्या होता है। गैसों के तबादले में क्या होता है, इसके लिए 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि इस सवाल का जवाब साबित हो सकते हैं। इनमें से जो सबसे पहला है वो है तवानाई खारिज करने के CH बॉन्ड का टूटना। दूसरा है जिस्मानी हरकत जो कि हवा को जिस्म के अंदर और बाहर ले जाती है। तीसरा है हवा से ऑक्सीजन लेना और जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। और चौथा है खून का ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करना। तो इन चारों जवाबों में से कौन सा जवाब दुरुस्त है सवाल गैसों के तबादले में क्या होता है इसके लिए। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जीन। इसके दौरान ऑक्सीजन हवा से ली जाती है और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। तो ये इसका सही जवाब है। जो दूसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो है पत्ते में गैसों का ज़्यादा तबादला कहाँ से होता है। पत्ते माहौल के साथ गैसों का तबादला किस साख्त के ज़रिए करते हैं। 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि सवाल का जवाब साबित हो सकती हैं। उनमें सबसे पहला स्टोमेटा है, दूसरा आम सतह है, तीसरा क्यूटिकल और चौथा लेंटिसेल्स है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो स्टोमेटा है, अलिफ। तो स्टोमेटा ये पत्ते में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख हैं पत्ते की सतह में मौजूद, जहां से सबसे ज़्यादा गैसों का तबादला होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्टोमेटा। दूसरा सवाल हम पढ़ चुके, अब हम तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ जाएंगे जो कि ये है हवा के रास्ते में कितने ब्रोंकाई होते हैं। इसके भी 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनमें से एक सही इंतखाब होगा। उनमें से जो सबसे पहला है वो है 1, दूसरा है 2, तीसरा है बहुत से, चौथा है कोई नहीं। तो हवा के रास्ते में हमने पढ़ा था कि 2 ब्रोंकाई होते हैं जो कि ट्रेकिया के तकसीम होने से बनते हैं। ट्रेकिया हवा की नाली या विंड पाइप जिसको कहते हैं, जब ये सीने में दाखिल होती है तो ये 2 नालियों में तकसीम हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई एक फेफड़े में चली जाती है और दूसरी ब्रोंकाई दूसरे फेफड़े में चली जाती है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब है वो है बे यानी 2। फिर जो चौथा कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो है इंसान में गैसों का तबादला कहाँ होता है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। उनमें से पहला है फेरिंग्स, दूसरा है ट्रेकिया, तीसरा है ब्रोंकाई और चौथा है एल्वियोलाई। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है दाल एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ही वो सतहें हैं, वो साख्तें हैं जहाँ से इंसान में गैसों का तबादला होता है। यानी एल्वियोलाई जो कि हवा के रास्ते का सबसे आखिरी हिस्सा था, हवा आखिरकार एल्वियोलाई में आती है और एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है। तो एल्वियोलाई में मौजूद जो हवा है उसमें से ऑक्सीजन निकलकर एल्वियोलाई के इर्द गिर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज में मौजूद खून में चली जाती है, जबकि खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है। तो एल्वियोलाई ही वो साख्तें हैं जहाँ से हवा और खून के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला हो रहा है। तो ये एल्वियोलाई ऐसी साख्तें हैं जिसमें इंसान में गैसों का तबादला होता है। 5वां कसीरुल इंतखाबी सवाल वो है कौन सी साख्त फेफड़ों से हवा बाहर निकालने में काम करती है। 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से सबसे पहला है नेजल कैविटी, दूसरा है ब्रोंकस, तीसरा है ब्रोंक्यूल और चौथा है डायाफ्राम। तो इन चारों साख्तों में से कौन सी साख्त ऐसी है जो कि फेफड़ों से हवा बाहर निकालती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डायाफ्राम। अब हम बढ़ते हैं छठे कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ, जो है कि तनफ्फुस के अमल के लिए प्राइमरी केमिकल मुहर्रिक किसका इर्तिकाज़ है। तनफ्फुस का अमल जो कि
दिमाग में पाया जाने वाला एक सेंटर जिसे रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं वो कंट्रोल करता है। यही रेस्पिरेटरी सेंटर तनफ्फुस के अमल की रफ्तार को बढ़ा भी देता है और कम भी कर देता है। मगर कैसे? दरअसल तनफ्फुस के अमल को कंट्रोल करने के लिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस केमिकल के लिए बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। अगर खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर तनफ्फुस के अमल की रफ्तार को ज़्यादा कर देगा, और अगर खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर तनफ्फुस के अमल को कम कर देगा, उसकी रफ्तार को घटा देगा। तो 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहला है खून में कार्बन डाइऑक्साइड, खून में ऑक्सीजन, मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, मसल्स में ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है वो है खून में कार्बन डाइऑक्साइड। ये तनफ्फुस के अमल के लिए प्राइमरी केमिकल मुहर्रक का इर्तिकाज़ है। तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है अलिफ, खून में कार्बन डाइऑक्साइड, ये तनफ्फुस के अमल के लिए प्राइमरी केमिकल मुहर्रिक का इर्तिकाज़ है। तो ये हमने पढ़ा। अब हम 7वें कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के हवाला से कौन सा बयान गलत है। ये 4 मुख्तलिफ बयानात हमारे सामने हैं, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा बयान रेस्पिरेशन से मुतल्लिका नहीं है, जो सही बयान नहीं है रेस्पिरेशन से मुतल्लिक। सबसे पहला है अलिफ, इसमें एल्वियोलाई की दीवारों से गैसें आसानी से गुजर सकती है। ये भी बिल्कुल सही बयान है रेस्पिरेशन के हवाले से, क्योंकि एल्वियोलाई की दीवारें काफ़ी बारीक होती हैं, तो वो आसानी जो गैसें हैं वो एल्वियोलाई की दीवारों से गुजर सकती हैं। दूसरा है फेफड़ों में गैसों का तबादला बहुत फ़ाल है, क्योंकि फेफड़े बड़ा सतही रकबा देते हैं। तीसरा है एम्फीसीमा में एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती है और सतही रकबा बढ़ जाता है। दाल है चौथा, गर्द के ज़र्रात एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारों से रगड़कर इसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें से जो जीन ऑप्शन है, एम्फीसीमा में एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती है और सतही रकबा बढ़ जाता है, ये गलत बयान है रेस्पिरेशन से मुतल्लिक, क्योंकि एम्फीसीमा के दौरान जो एल्वियोलाई है उसकी दीवारें टूट जाती हैं और सतही रकबा कम हो जाता है। तो ये जो जीन बयान है ये गलत बयान है रेस्पिरेशन से मुतल्लिक। बाकी तीनों बयानात ठीक हैं रेस्पिरेशन से मुतल्लिक। 8वां कसीरुल इंतखाबी सवाल वो है, कौन सी बीमारी में फेफड़ों में एयर सैक्स टूट जाते हैं। 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें अमोनिया, ब्रोंकस, दमा और एम्फीसीमा है। एयर सैक्स कहते हैं एल्वियोलाई को। तो वो वाली बीमारी जिसमें एल्वियोलाई टूट जाती है, एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं कि वो एम्फीसीमा है। ये हमने तफसील से मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी अमराज पढ़े थे। तो एम्फीसीमा ऐसी बीमारी है जिसमें एल्वियोलाई या एयर सैक्स की दीवारें टूट जाती हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है एम्फीसीमा। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 9 की तरफ। वो सवाल है, मंदरजा झैल में से कौन सा काम नेज़ल कैविटी में नहीं होता। इसके 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहला है गर्द के बड़े ज़र्रात का फंस जाना। दूसरा है अंदर खींची जाने वाली हवा में नमी का इजाफा। तीसरा है अंदर खींची जाने वाली हवा में हरारत का इजाफा। और चौथा है गैसों का तबादला। तो नेज़ल कैविटी में पहले 3 जो जवाबात हैं वो तीनों होते हैं, मगर सवाल में पूछा गया कि कौन सा काम नहीं होता। जो दाल ऑप्शन है गैसों का तबादला, ये नेज़ल कैविटी में नहीं होता। गैसों का तबादला एल्वियोलाई से होता है। नेज़ल कैविटी में गर्द के ज़र्रात पकड़ लिए जाते हैं जो हवा में होते हैं, और अंदर खींची जाने वाली हवा में नमी का इजाफा किया जाता है, और दूसरा उसके दर्जा हरारत को जिस्म के दर्जा हरारत के मुताबिक करने की कोशिश की जाती है। तो जो दाल ऑप्शन है गैसों का तबादला, ये नेज़ल कैविटी में नहीं होता। 10वां MCQ है वो है एल्वियोलाई के गिर्द किस तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं।
एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो है कैपिलरीज। इधर 4 ऑप्शंस हैं, पहली है आर्टरी, दूसरी है आर्ट्रियल, तीसरी है कैपिलरी और चौथी है वेन। तो इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स, एल्व्यूलाई जो कि हवा की थैलियां होती हैं और जहां से गैसों का तबादला होना होता है, यही एल्व्यूलाई से ऑक्सीजन खून में जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्व्यूलाई में आती है। तो एल्व्यूलाई से ही गैसों का तबादला होता है और इस एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं जो कि निहायत बारीक होती हैं और जिनकी दीवारें बहुत ही बारीक होती हैं जिनसे बआसानी गैसें गुजर सकती हैं। तो कैपिलरी, ये जो चीन ऑप्शन है, ये 10वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का दुरुस्त जवाब है। अब हम मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। सबसे पहला मुख्तसर सवाल वो ये है कि तनफ्फुस और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। तनफ्फुस और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि तनफ्फुस एक मैकेनिकल अमल है, यानी एक ऐसा अमल है, मैकेनिकल अमल ऐसे अमल को कहते हैं जिसके दौरान जिस्मानी हरकत हो, जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हरकत हो या जिस्म के बैरूनी हिस्सों की किसी भी हिस्से की हरकत हो, उसे मैकेनिकल अमल कहते हैं। तो तनफ्फुस एक मैकेनिकल अमल है। तनफ्फुस के दौरान, सांस लेने के दौरान हमारी पसलियों की हरकत होती हैं, फेफड़ों की हरकत होती हैं और डायफ्राम जो कि फेफड़ों के नीचे होता है उसकी भी कुछ हरकत होती है, सुकड़ता और रिलैक्स होता है। तो तनफ्फुस के दौरान चूंकि जिस्मानी हिस्सों की हरकत होती है इसलिए वो एक मैकेनिकल अमल है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन मैकेनिकल अमल होने के साथ साथ एक बायोकेमिकल अमल भी है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ना सिर्फ जिस्मानी हरकत होती है बल्कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक मैकेनिकल या फिजिकल अमल होने के साथ साथ बायोकेमिकल अमल भी है, क्योंकि इसके दौरान ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसके दौरान जिस्म में एनर्जी पैदा होती है। तो ये इनमें बुनियादी फर्क है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मुख्तसर सवाल की जानिब जो कि नेजल कैविटी से लेकर एल्व्यूलाई तक हवा का रास्ता बयान करे, ये है। तो नेजल कैविटी से लेकर एल्व्यूलाई तक हवा का रास्ता क्या होगा। हवा के रास्ते के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जहां से गुजरकर हवा वो बाहर, जिस्म के बाहर से फेफड़ों तक जाती है। सबसे पहला हिस्सा जो हवा के रास्ते का है, जहां से हवा सबसे पहले गुजरती है, वो नॉस्ट्रिल है, फिर नेजल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स से हवा लेरिंग्स में जाती है, लेरिंग्स से हवा ट्रेकिया, ट्रेकिया तकसीम होकर 2 नालियां बनाती हैं सीने में जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई में हवा जाती है, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकाई के तकसीम होने से जो मजीद छोटी छोटी नालियां बनती हैं उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो हवा ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाएगी और ब्रोंक्यूल्स के आगे, ब्रोंक्यूल्स के सिरों पर छोटी छोटी नालियां लगी होती हैं जिन्हें एल्व्यूलर डक्ट्स कहते हैं, वहां जाएगी हवा। एल्व्यूलर डक्ट्स के सिरों पर एल्व्यूलाई हवा की थैलियां होती हैं, आखिरकार हवा एल्व्यूलाई में पहुंच जाएगी। तो ये हवा के रास्ते के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहां से हवा गुजरती है और एल्व्यूलाई ये फेफड़ों की दीवारें बनाते हैं। तो ये हवा के रास्ते के मुख्तलिफ हिस्से पड़े हैं जहां से हवा गुजरती है नेजल कैविटी से लेकर एल्व्यूलाई तक। अगला सवाल वो ये है कि स्टोमा और लेंटिसेल में आप किस तरह तमीज करेंगे। स्टोमा ये भी सुराख है और लेंटिसेल्स ये भी सुराख है। स्टोमा ये पत्ते की सतह में पाए जाने वाले सुराख है, जबकि लेंटिसेल ये तने के इर्द गिर्द जो छाल होती है उस छाल में मौजूद सुराखों को लेंटिसेल्स कहते हैं। तो पहला फर्क, स्टोमा पत्ते में पाए जाने वाले सुराख है, पत्ते की सतह में, जबकि लेंटिसेल्स ये तने की छाल में मौजूद छोटे छोटे सुराखों को कहते हैं। जो स्टोमा होते हैं इन पर रोशनी का असर होता है, ये रोशनी की वजह से खुलते और बंद हो जाते हैं, लेकिन लेंटिसेल्स पर रोशनी का कोई असर नहीं होता, ये रोशनी की वजह से खुलते और बंद नहीं होते। जो स्टोमा होते हैं इनके इर्द गिर्द इनकी हिफाजत के लिए खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं, जबकि लेंटिसेल के गिर्द उनकी हिफाजत के लिए सेल वॉल होती है। सेल वॉल लेंटिसेल की हिफाजत करती है। तो ये स्टोमा और लेंटिसेल में आपने फर्क जाना। तो स्टोमा और लेंटिसेल्स में 3 बुनियादी फर्क हमने जाने। एक ये कि स्टोमा पत्तों में पाया जाने वाला सुराख होता है और आमतौर पर ये पत्ते की जेरी सतह में होता है। लेंटिसेल्स तने की छाल में मौजूद सुराखों को कहते हैं और
स्टोमा की हिफाजत के लिए स्टोमा के इर्द गिर्द खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स की हिफाजत के लिए उनके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है। जबकि स्टोमा पर रोशनी का असर होता है, वो खुल और बंद हो जाते हैं रोशनी की वजह से, जबकि लेंटिसेल्स के खुलने और बंद होने पर रोशनी का कोई असर नहीं होता। स्टोमा आमतौर पर रात के वक्त बंद हो जाते हैं, लेकिन लेंटिसेल्स बंद नहीं होते, वो खुले ही रहते हैं। तो ये हमने स्टोमा और लेंटिसेल में फ़र्क पड़ा, और इस फ़र्क पर आपकी बाब नंबर 10 की जो मश्क है उसका ख़ात्मा हुआ। अल्लाह हाफिज़। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने इस लेक्चर में बाब नंबर 10 की मश्क के कसीरुल इंतखाबी सवालात और मुख्तसर सवालात को अच्छे से समझा। जो उम्मीद है कि आपने इनको बड़े अच्छे से सुना होगा। अल्लाह हाफिज़।